भारतीय संविधान के भाग, जिसमें से हमने कल ये वाले 5 भाग डिस्कस कर लिए थे, तुम्हारा समय बचाने के लिए इसलिए पहले से लिख दिए गए। ठीक, पहला हमने भाग एक में क्या रहा था, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद कहां से, 1 से लेकर 4 तक। ये कल बता दिए थे कि संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र का मतलब क्या है, कि जो भारत है उसकी भौगोलिक स्थिति और उसके क्षेत्र विस्तार के बारे में बात करता है भाग 1। ठीक, इसमें केवल ये भी बता दिए, केवल हम विषय पढ़ेंगे, विषय के बाद उनके जो अनुच्छेद जहां से जहां तक है वो पढ़ेंगे, उसके बाद डिटेल में आगे जब एक एक करके भाग पढ़ेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे। मूल संविधान में कितने भाग थे, 22 भाग थे। ठीक, तो संख्या के आधार पर अगर पूछेगा वर्तमान में कितने भाग हो जाएंगे, 25, लेकिन भाग कितने हैं मूल संविधान में, 22। भाग 2 में किसकी बात कर रहा था, नागरिकता की, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। भाग 3 में बात कर रहा है मौलिक अधिकारों की, 12 से लेकर 35 तक। 4 में बात कर रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। 4 का में बात कर रहा है मौलिक कर्तव्य की, भाग 51, अनुच्छेद 51 का। भाग कौन सा है, 4 का। ये कल बता दिया था कि जहां भी का, खा, गा लिखा हुआ हो या एबीसी लिखा हो, इसका मतलब है ये वो बाद में जोड़ा गया है। और अगर किसी अनुच्छेद के साथ में ऐसा लिखा हुआ है जैसे 19(4), तो इसका मतलब ये नहीं कि बाद में जोड़ा गया है, ये उसके क्या कहलाते हैं, सब आर्टिकल कहलाते हैं, उपअनुच्छेद कहलाते हैं एक प्रकार से। ये मूल संविधान में ही थे। रोमन संख्या में अगर कोई अनुच्छेद लिखा हुआ है इसका मतलब मूल संविधान में था, और अगर एबीसी काखा करके लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो बाद में जोड़ा गया। ये बातें आप ध्यान रखेंगे। भाग 1 से लेकर भाग 4 का तक हमने ये देखा कि इसमें कहीं भी भारत में प्रशासन की बात नहीं कर रहा है। भाग 1 में किसकी बात कर रहा है, संघ राज्य क्षेत्र की, मतलब एक भौगोलिक क्षेत्र की बात कर रहा है। फिर 2 में बात कर रहा है नागरिकता की, उस भौगोलिक क्षेत्र में रहेगा कौन, यहां भी कोई प्रशासन की बात नहीं है। 3 में बात कर रहा है मौलिक अधिकारों की, मतलब जो लोग उसमें रहेंगे उनके अधिकार क्या होंगे, यहां भी कोई प्रशासन की बात नहीं है। 4 में बात कर रहा है नीति निर्देशक तत्वों की, मतलब सरकार के पास क्या क्या सुविधाएं हैं जो नागरिकों के लिए प्रदान की जा सकती हैं, उसकी बात कर रहा है। यहां भी कोई प्रशासन की बात नहीं है। और 4 का में बात कर रहा है मौलिक कर्तव्यों की, जो भारत के प्रत्येक नागरिक के 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं उनके बारे में बात कर रहा है। यहां भी प्रशासन की कोई बात नहीं है। ये कल हमने पढ़ लिया था। ठीक, अब अगला जो भाग शुरू होता है आपका कौन सा है, भाग 5। भाग 5 से लेकर भाग 12 तक कल बताया था किसकी बात करेगा, प्रशासन के बारे में बात करेगा। सबसे पहले भाग 5 का विषय क्या है, संघ। अब देखो भाग 1 में था संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, और भाग 5 में क्या है, संघ इसका विषय है। अनुच्छेद 12 से लेकर 151 तक। ठीक, फिर दूसरा क्या आया, भाग 6। भाग 6 में क्या दिया गया है, राज्य, अनुच्छेद 152 से 237 तक। उसके बाद आता है भाग 7। ये भाग 7 में था क्या, प्रथम अनुसूची के भाग खाकी राज्य, अनुसूची के भाग खाके राज्य। अनुच्छेद कौन सा था, 238, और ये कैसा है, निश्चित है, मतलब ये निकाल दिया गया है। फिर आता है भाग 8। भाग 8 में क्या है, केंद्र शासित प्रदेश, जिन्हें संघ शासित प्रदेश भी कहते हैं। 239 से लेकर 242 तक। और अगला आता है भाग 9, पंचायतें। पहले भाग 8 तक समझो केवल, ये भाग 9 में बाद में समझना। देखो ये बता दिए कि भाग 5 से प्रशासन की बात शुरू होती है, तो सबसे पहले भाग 4 का तक तो कहीं प्रशासन की बात थी नहीं। जैसे भाग 5 जोड़ा गया तो भाग 5 में बताया गया संघ। तो भाग 1 में दिया गया संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, जबकि भाग 5 में क्या है, संघ। ठीक, तो संघ में अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक प्रावधान किया गया है। क्या प्रावधान है, कि जो भारत की प्रशासनिक व्यवस्था होगी
या भारत की जो शासन करने का एक व्यवस्था बनाई जाएगी वो कैसी होगी, संघीय व्यवस्था होगी, जिसे आपने सबसे पहले 1935 के अधिनियम में देखा था। और वहां कहा गया था कि भारत राज्यों का एक संघ स्थापित किया जाएगा, संघीय सरकार की स्थापना की जाएगी, लेकिन वो नहीं हो सकी थी क्योंकि देशी रियासतें उस संघ में शामिल होने को तैयार नहीं थी। ये भारत के संवैधानिक विकास में आपने पीछे पड़ा। फिर जब भारत 1946 में कैबिनेट मिशन आया, और कैबिनेट मिशन में एक प्रावधान था कि भारत में एक संघीय व्यवस्था स्थापित की जाएगी। और संघीय का मतलब होता है कि सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसमें जितने भी प्रकार की उसमें प्रशासनिक व्यवस्था हो वो सभी शामिल हो, उसे कहते हैं संघीय व्यवस्था। अब भारत को चलाने के लिए, भारत का प्रशासन करने के लिए हमने किसकी व्यवस्था जोड़ी, संघ। संघ हमेशा, संघ में एक व्यक्ति प्रमुख होगा, वो प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति। तो इसमें कहा गया सबसे पहले इसमें प्रावधान राष्ट्रपति का ही है, अनुच्छेद 52 से। लेकिन जब ये पता चला कि एक व्यक्ति पूरे भारत को, ये इतने बड़े देश को प्रशासन या शासित नहीं कर सकता, इसका प्रशासन नहीं कर सकता, तो हमने उसके लिए उस राज्य, उस संघ को क्या किया, उसको हमने क्या किया, भाग 6 जोड़ा। भाग 6 में क्या दिया गया है, राज्य, अनुच्छेद 152 से लेकर 237। ठीक, अब इसे साधारण समझ लो। पहले भारत इतना बड़ा देश है कि एक व्यक्ति बैठ के पूरी प्रशासन व्यवस्था को संचालित नहीं कर सकता, तो हमने उसे किसमें डिवाइड किया हुआ है, राज्यों में। और उन राज्यों में डिवाइड करके हमने क्या किया, हर राज्य में एक प्रमुख बना दिया, उस प्रमुख को कहा गया राज्यपाल। उस राज्यपाल की सहायता के लिए हमने एक व्यक्ति रखा, उसका नाम है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री की सहायता के लिए हमने मंत्री एक जोड़ दी, मंत्रिपरिषद। और मंत्रिपरिषद में जो प्रमुख वाले थे उन्हें कह दिया मंत्रिमंडल। सेम यही व्यवस्था केंद्र में थी। तो केंद्र के प्रशासन की जो व्यवस्था वो संघ, और राज्य में प्रशासन की व्यवस्था किसके अंतर्गत आती है, राज्य के अंतर्गत आती है। फिर राज्यों में भी 2 श्रेणियां रखी गई। ठीक, एक तो पूर्ण राज्य जिन्हें राज्य कह देते हैं, और दूसरे केंद्र शासित प्रदेश जिन्हें केंद्र शासित प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अब जो आपको भाग 7 दिखाई दे रहे हैं, ये समाप्त कर दिया गया है। इसमें प्रथम अनुसूची के भाग खाते राज्य थे। ये 1956 में जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया तो उसके तहत इसे क्या कर दिया, हटा दिया गया, क्योंकि 1956 से पहले भारत में जो राज्यों की श्रेणियां थी वो केंद्र शासित प्रदेश और पूर्ण राज्य के रूप में नहीं थी, वो का, खा, गा इस तरह से श्रेणियां थी। तो 1956 में जब संशोधन हुआ तो ये वाली जो श्रेणी थी ना, प्रथम अनुसूची के भाग खाते राज्य, इसे समाप्त कर दिया गया। और वहां सारे राज्यों का क्या हुआ, पुनर्गठन हुआ। जैसे आपने उत्तर प्रदेश का पढ़ा होगा तो उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ था, तो 1 नवंबर 1956 को उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन हुआ। तो वहां जितने राज्यों को पुनर्गठन हुआ उसमें इस तरह के राज्यों को समाप्त कर दिया गया जो 238 अनुच्छेद में बताए गए थे। तो ये अनुच्छेद भी क्या हो गया, खत्म हो गया। फिर एक तो पूर्ण राज्य हो गया भाग 6 के अंतर्गत, और दूसरा हो गया केंद्र शासित प्रदेश भाग 8 के अंतर्गत। ये केंद्र शासित प्रदेश क्या होंगे, केंद्र शासित प्रदेश ऐसे क्षेत्र जहां सीधे डायरेक्ट केंद्र सरकार का क्या होता है, नियंत्रण होता है, जहां राज्य की शक्तियां क्या होती है, सीमित होती हैं। किसकी शक्तियां ज्यादा होती है, केंद्र की शक्तियां जहां ज्यादा होती है उन्हें कह देते हैं केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, तो 2 तरह के राज्य, पहले हमने प्रशासन के लिए एकल व्यवस्था बना के रखी, नहीं काम चला तो हमने उस केंद्र को या संघ को 2 भागों में विभाजित कर दिया, एक तो राज्य, और राज्य के बाद दूसरी किस तरह के राज्य, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, तो दो तरह के राज्य हो जाएंगे, एक तो पूर्ण राज्य, दूसरे केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन इतना आसान भी नहीं कि एक जगह बैठ के पूरी प्रशासन व्यवस्था को संचालित कर सके राज्य में भी। आप अगर देखते हैं तो आपसे अगर पूछा जाए आपके क्षेत्र में, आपके गांव में जो जिलाधिकारी होता है वो कितनी बार गया होता, तो कई बार तो ऐसे जिलाधिकारी बदल जाते हैं, कई आपके गांव में गए नहीं होंगे। जबकि जिलाधिकारी क्या होता है, पूरे जिले का अधिकारी होता है, लेकिन वो हर गांव में नहीं जा सकता ना। जब वो हर गांव में नहीं जा सकता है तो उसने क्या किया, छोटे छोटे और अधिकारी जो नियुक्ति की जाती है। जैसे आप सबसे छोटे स्तर पे चले जाओ तो एक वीडियो वाला पद होता है, यूवी वाला वीडियो होता है, जो एक होता है वी वाला, एबी वाला वीडियो, एक होता है वी वाला वीडियो, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, एक होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तो जो विलेज वाला होता है वो एक न्याय पंचायत पर होता है, एक न्याय पंचायत के अंतर्गत क्या करेगा, सारे कार्य करेगा। ठीक, तो अब डीएम तो जाएगा नहीं, जो भी काम होंगे वो विलेज डेवलपमेंट जो ऑफिसर होगा वो किसको रिपोर्ट करेगा, डीएम को करेगा। तो जब एक डीएम किसी एक जिले को नहीं चला सकता एक जगह बैठ के, तो एक मुख्यमंत्री, एक राज्यपाल पूरे राज्य को कैसे चला सकता है। फिर हमने उसमें क्या किया, छोटे स्तर पर उसमें विभाजन कर दिया, किसमें, पंचायतों में और नगर पालिकाओं में। नमस्ते।
तो भाग 8 तक क्या था? केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद आया भाग 9, और भाग 9 में क्या है? पंचायतें। पंचायतें अनुच्छेद कहां से कहां तक? 243 ओ। अगर आप इंग्लिश में याद रखेंगे तो 243 ओ। क्या हुआ? हाँ, इंग्लिश में ही रखो ना। फिर उसके बाद 10 भी क्या है? अरे आएगा 9A। इसमें क्या आएगा? नगर पालिकाएं। अनुच्छेद 243 और 243 ZG। इंग्लिश में याद रखना। क्या पूछ रहे थे अशोक? वैसे तो जरूरी नहीं, लेकिन क्वेश्चन का आंसर देखो। संविधान में सबसे बड़ी खास बात पता क्या है? एक तो ये कि सारे अनुच्छेद नहीं रखना है, तो ये पहले ही बता दी कि आपको इस तरह से ये रखने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें से आप कुछ आर्टिकल हैं, जैसे मान लो आपसे पूछ लेगा ग्राम सभा की परिभाषा किसमें है, नगर पालिका की परिभाषा किसमें है, इस तरह के आर्टिकल याद रखने हैं। दूसरा ये कि आप अभी दिल्ली पुलिस का एग्जाम चल रहा है, दिल्ली पुलिस में संविधान से, केवल संविधान से 10 तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, केवल संविधान से। ठीक, अब इन्हीं के हिसाब से सुन लो, 1 से लेकर 50 आर्टिकल तक के एक केवल संविधान से कितने क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन पूछे गए। तो ये कई बार बता दिए, लेकिन बच्चा समझ नहीं पाता। बच्चे को लग रहा है कि इतिहास बहुत बड़ा विषय है, इतिहास पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। भाई इतिहास में कुछ जरूरी नहीं इतने क्वेश्चन आएंगे, कहां से आ जाएंगे। लेकिन क्या संविधान से बाहर जाके क्वेश्चन पूछ लेगा? नहीं पूछ सकता ना। संविधान को अगर सही से एक बार पढ़ लो तो आप ऐसे समझ लो आपकी जीएस का 25% तैयार हो जाता है, कि वहां से आपके क्लियर है कि अगर 4 किसी एग्जाम में आ रहे हैं तो वो 4 उसी में से आएंगे, 5 किसी एग्जाम में आ रहे हैं तो उसी में से आएंगे। और सीमित सिलेबस है, इससे बाहर कुछ जा नहीं सकता है। और जब तुम नोट्स पढ़ोगे, जो हमारे बनवाए हुए नोट्स पढ़ोगे, उसमें देखो बहुत कम पेजों में है। और अब तक का ऐसा हुआ है, भगवान की दुआ कर लो, कुछ भी कर लो, कि उसी में से आ जाता है सब कुछ। मात्र 60-70 पेज हैं, ठीक, और उन्हीं में से सब कुछ आ जाता है। वो एक बार में कर लिया, कुछ भी कर लिया, इस तरह से वो क्लासिफिकेशन हो गया कि दोबारा से करने की जरूरत नहीं है। ना तो कुछ नया उसमें जोड़ने की जरूरत है, ना उसमें से कुछ निकालने की जरूरत है। और ये जो पूरा हमने जो नोट्स बनाए थे, एक बार में ही इतने अच्छे बन गए कि उनमें कोई संशोधन करने की जरूरत ना पड़ी। मान लो कोई संशोधन हुआ, वो कर दिया, बाकी इस तरह की कोई चीजें जोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो संविधान में आपको जो पढ़ा रहे हैं ना, उतना पढ़ लोगे तो आपके सारे एग्जाम जो भी हो रहे हैं, रिटन नहीं होने चाहिए एग्जाम। उसमें नहीं कि मान लो वो संघीय ढांचे के बारे में आपसे पूछ रहा है, आपको सर आपने तो एक ही लाइन बताई थी संघ के बारे में, वो वहां आपसे उसमें लिखवा के पूछ रहा है एग्जाम, या कोई रिटन एग्जाम तो नहीं। लेकिन जितने भी आपके जो विकल्प वाले होते हैं ऑब्जेक्टिव एग्जाम, उसमें सब में हो जाएगा इसी से। ठीक, तो आपको हिंदी में एक तरफ दिया होता है ना, तो एक तरफ इंग्लिश में दिया होता है। इंग्लिश में एक तरफ दिया होगा ना, क्वालिटी अगर किसी, जैसे तुमने हिंदी चूज किया है, ज्यादातर लोग हिंदी चूज करते हैं, लेकिन उसके जस्ट बराबर इंग्लिश का भी तो भाग दिया होता है ऑफलाइन पेपर में। और अगर ऑनलाइन दे रहे हो तो कन्वर्ट करके देख लो। चीजें इंग्लिश में ज्यादा आसान है, कहने का मतलब ये है। ठीक, क्योंकि हिंदी वाली चीजें कभी कभी इंग्लिश में ही दे देता है डायरेक्ट, हिंदी में भी इंग्लिश में दे देता है, लेकिन कभी भी इंग्लिश में हिंदी नहीं दे सकता। जैसे इंग्लिश में दिया गया पेपर है, उसमें हिंदी के शब्द नहीं देगा, लेकिन हिंदी के पेपर में इंग्लिश के शब्द दे देगा। ठीक, तो जब प्रशासन व्यवस्था नहीं बन पाई तो हमने उसे और भी निचले स्तर पे तोड़ दिया। किसमें? पंचायतों में। भारत में कितनी स्तरीय पंचायती व्यवस्था है? त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय में आप देख हैं, तो ग्राम स्तर पर होता है ग्राम प्रधान जिसका अध्यक्ष होता है, ब्लॉक स्तर होता है ब्लॉक प्रमुख जिसका अध्यक्ष होता है, जिला स्तर पे जिला पंचायत अध्यक्ष होता है। ठीक, हर एक जिला में एक जिला पंचायत अध्यक्ष होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा उत्तर प्रदेश में कितनी जिला पंचायत हैं? 75। जितने जिले उतने जिला पंचायत। ठीक, नमस्ते। फिर जब पंचायतों से भी बात नहीं बनी, ये वाला जो ढांचा था पंचायती, जिसमें लिखा हुआ जिला पंचायत सदस्य होता है मेंबर,
और वो जिला पंचायत सदस्य मिलकर जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। ठीक, और जिला पंचायत अध्यक्ष का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष होता है और जिला पंचायत सदस्यों का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष होता है। तो हम लोग या जो जनता होती है वो सदस्य को वोट देते हैं। जितने ज्यादा सदस्य किसी व्यक्ति को वोट दे देंगे वही व्यक्ति जिला अध्यक्ष बन जाएगा, जिला पंचायत का अध्यक्ष। ठीक, हम लोग जो चुनते हैं जैसे वार्ड मेंबर होते हैं जिला पंचायत सदस्य के रूप में, लेकिन पद इतना बड़ा होता है जानकारी नहीं होती, ऐसा लगता है ये सदस्य ना होकर यही अध्यक्ष है। बीडीसी वाले में यही होता है, हम चुनते हैं बीडीसी मेंबर को, जैसे बीडीसी कह देते हैं ना गांव में, वो बीडीसी वाले मिलकर कैसे चुनते हैं, अपना ब्लॉक प्रमुख चुनते हैं। तो ब्लॉक प्रमुख जो होता है क्षेत्र स्तर, उसका भी चुनाव कैसा होता है, अप्रत्यक्ष होता है। अब इसमें आपको दो बातें बहुत ज्यादा ध्यान रखनी, जब आप डिटेल में पढ़ेंगे अभी सुन लो। एक तो ये कि जो त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था है, खुसरो बल्लू किंग, बहुत मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है? अच्छा क्लास चली इसलिए, इधर ध्यान दो। पंचायती व्यवस्था में दो चीजें आपको जो याद रखना, एक तो ये कि इसमें 3 स्तर होते हैं। ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत अध्यक्ष होता है जिसे प्रधान कहते हैं, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक प्रमुख होता है और जिला स्तर पे जिला पंचायत अध्यक्ष होता है। रूप किशोर ध्यान से सुनना, फिर बाद में सीरीज समझ नहीं आता। इनमें से 3 का जो निर्वाचन, 2 का निर्वाचन होता है 3 में से, वो होता है अप्रत्यक्ष। वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन वाले कौन कौन से होते हैं? एक तो ब्लॉक प्रमुख और दूसरा जिला पंचायत अध्यक्ष। इन दोनों का निर्वाचन कैसा होता है? अप्रत्यक्ष। और जो गांव में होता है जिसे कहते हैं ग्राम पंचायत अध्यक्ष प्रधान, इसका निर्वाचन कैसा होता है? प्रत्यक्ष। तो कितने स्तरीय पंचायती व्यवस्था लागू है? 13 स्तरीय। ठीक, ये 13 स्तरीय में सबसे निचला स्तर आपसे पूछा जाए तो कौन सा है? प्रधान वाला। लेकिन आप कहो सर बीडीसी वाला होता है, वो सदस्य होता है, ये अध्यक्ष होता है। आप तुलना किससे करोगे? ब्लॉक प्रमुख से करो प्रधान की तुलना। आप प्रधान की तुलना किससे कर देते हो? बीडीसी मेंबर से कर देते हो। ऐसा इसलिए तो तुम्हें लगता है बीडीसी मेंबर सबसे छोटा होता है, उसी के साथ होता है चुनाव उसी के साथ होता है। ठीक, लेकिन आप प्रधान की तुलना ब्लॉक प्रमुख से और जिला पंचायत अध्यक्ष से करो तो इनमें सबसे छोटा कौन सा है? स्वाभाविक सी बात है, ये ब्लॉक स्तर पे होता है, ये मध्य स्तर कहलाता है। सबसे बड़ा जिला पंचायत अध्यक्ष, मध्य स्तर में ब्लॉक प्रमुख और सबसे निचले स्तर पे कौन होता है? प्रधान होता है। ठीक, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा कि ये तो सबको पता होता है, लेकिन ये वाले थोड़े टफ टाइप के हो जाते हैं। ध्यान रखना, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है जिसमें मेंबर चुनते हैं, ना कि हम लोग चुनते हैं। हम मेंबर को चुनते हैं, मेंबर अपने अध्यक्ष को चुनते हैं। ठीक, अब ये जो व्यवस्था है ये ग्रामीण स्तर पे थी पंचायती व्यवस्था, शहरी स्तर पे नहीं थी। ये मेंबर देखते हैं ये असंवैधानिक है एक तरीके से। स्वतंत्रता होनी चाहिए, वैसे स्वतंत्रता नहीं है इस मामले में। अब असंवैधानिक है, मतलब वो बिकने वाला जो कॉन्सेप्ट तुम बता रहे हो, वो पैसे के दम पे लोग खरीद लेते, खरीद फरोख्त करते हैं, वो संविधान के हिसाब से नहीं है। इधर ध्यान दो आप, पंचायत जो था वो ग्रामीण स्तर पे था। जब हमें लगा, जब सरकार को ऐसा लगा कि जो ग्रामीण स्तर पे व्यवस्था, ऐसी ही व्यवस्था किस पे होनी चाहिए? शहरी स्तर पे होनी चाहिए। पहले शहर में ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि जो अध्यक्ष चुने जाते थे, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष ऐसे नहीं चुने जाते थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शहर में जो अधिकारी होते हैं वही प्रशासन करेंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो पाया, तो हमने 9A जोड़ा और 9A में क्या जोड़ दिया? नगर पालिका। नगर पालिका और न्याय, इनमें पंचायतों में कोई अंतर नहीं है। पंचायतें ग्रामीण क्षेत्र के लिए और नगर पालिकाएं शहरी क्षेत्र के लिए। इसे शहरी निकाय कह देते हैं, इसे ग्रामीण निकाय कह देते हैं, बस इतना अंतर है। अब इन दोनों का मतलब क्या है? अगर दोनों को मिला के अगर पढ़ेंगे आप तो कहेंगे स्थानीय स्वशासन। इन दोनों को मिला के अगर आप पढ़ेंगे तो क्या कहलाएगा? स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन का मतलब ये हो गया कि प्रशासन का एक ऐसा स्वरूप जहां स्थानीय लोग शामिल हो। आपके गांव का अगर कोई प्रधान बनेगा तो ये कंपलसरी उस गांव की जो निर्वाचन नामावली उसमें उसका नाम होना चाहिए वोटर लिस्ट में। ठीक सोनू, अगर वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो तुम अपने गांव के प्रधान नहीं बन सकते, नहीं इलेक्शन लड़ सकते। क्यों? क्योंकि ये बात ही किसके कर रहा है? स्थानीय लोगों की। कि अब ग्रामीण स्तर पे जो समस्या होगी, शहर का कोई व्यक्ति जाके अगर गांव में प्रधान बनेगा तो उसे क्या पता होगा कि गांव में कौन से रास्ते में चक्कर रोड डलाना है, किधर जल भरा हो जाता है, वो तो शहर में रहता है ना। इसलिए संविधान में कॉन्सेप्ट जोड़ा गया है कि ये प्रशासन का ऐसा स्वरूप बनाया जाए जहां लोग अपनी समस्या स्वयं सुलझा सके। तभी तो देखो आप, ये जो है पंचायत, ये न केवल प्रशासन का काम करता है बल्कि किसका काम करता है? न्यायपालिका का भी काम करता है। और पूछा जाए भारत में सबसे निचले स्तर की न्यायपालिका क्या है तो न्याय पंचायत। वर्तमान में न्याय पंचायत भंग हो गई, न्याय पंचायत काम नहीं कर रही है।
लेकिन सबसे निचले स्तर पे जो काम कर रहा है वो कौन करता है? न्याय पंचायत करती है। तो ये दो काम करती है जो पंचायतें नगर पालिकाएं होती है, दो तरह के काम करती थी, वर्तमान में तो नहीं करती हैं। एक तो प्रशासन का और दूसरा न्यायपालिका का। न्याय पंचायत आप देखना, कभी आपने गांव में सुना होगा तो कई सारी ग्राम पंचायतों को बना के एक न्याय पंचायत बनता है और न्याय पंचायत के सदस्य होते हैं। और न्याय पंचायत के सदस्य क्या होते हैं कि अगर प्राथमिक लेवल पे कहीं भी कोई विवाद हो रहा है, कहीं ऐसा झगड़ा हो रहा है जहां पुलिस तक जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारा किसी पड़ोसी के साथ झगड़ा हो गया नाली को लेकर, तो वो सबसे पहले अगर कानून के रूप से आप देखोगे तो सुलझाने का अधिकार सबसे पहले न्याय पंचायत को है। लेकिन न्याय पंचायत वर्तमान में काम नहीं कर रही है, तो वो सीधे पुलिस के पास वो सीधे केस चला जाता है। लेकिन ये व्यवस्था जब बनाई गई थी तो ऐसा था कि पहले उन लोगों को पुलिस के पास ना जाकर न्याय पंचायत के पास जाएंगे, जहां न्याय पंचायत उन सारे निर्णयों को सुलटाएगी, उनका निपटारा करेगी। कई बार आप देखते होंगे पुलिस वाले भी इस तरह का निपटारा करा देते हैं ग्रामीणों के साथ मिलकर, और वो लिखित में ले लेते हैं कि ये इतने इतने लोगों के संदर्भ में ये बात है, तुमने ऐसा ऐसा बोला है, आगे से आप विवाद नहीं करेंगे। तो ये दो तरह का काम करती है पंचायतें नगर पालिकाएं। किसका? प्रशासन का भी काम करती है और न्यायपालिका भी काम करती है। ठीक, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए और ये शहरी क्षेत्र के लिए है। फिर इसमें एक और भाग मिला हुआ है 9V 9V। हाँ, 9V में क्या है? सहकारी समितियां, जिन्हें कोऑपरेटिव कह देते हैं। अनुच्छेद 243 ZH से लेके ZT। ठीक, सहकारी समितियां क्या है? तो कोऑपरेटिव मतलब ऐसी संस्थाएं जिनके पास लोन प्रोवाइड कराने की सुविधा है, जिनके पास किसी की भूमि को अधिग्रहण करने की सुविधा है, या जो आपको किसी स्वामित्व के बदले में आपको पैसा प्रदान कर सकती हैं। इनको एक प्रकार से सरकार ने एक तरह से दर्जा दे रखा है, एक विश्वास पात्र का टैग दे रखा है कि भाई ये वाली जो समितियां हैं, इनके पास आप लोन लेने चले जाओ, पैसा लेने चले जाओ, ये आपको लोन प्रोवाइड कर देंगी। ये कई तरह की बैंकों का भी संचालन होता है सहकारी समितियों के द्वारा। ठीक, तो 9B में क्या है? सहकारी समितियां। ये भी बाद में कोऑपरेटिव जो सेवाएं हैं ये भी बाद में जोड़ी गई। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बहुत रेयर ही यहां से कभी क्वेश्चन पूछा गया, वरना नहीं पूछा जाता है। अगला पता है आपका 10 भाग 10 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। ये किसके लिए है? SC ST वर्गों का प्रशासन के बारे में बात कर रहा है। SC ST वर्ग के प्रशासन के बारे में अनुच्छेद 244 नहीं रखो, काखा में रखो। ठीक, अब देखो आपने एक अनुसूची आप पढ़ेंगे, अनुसूची 5। अनुसूची 5 किसके बारे में बात कर रही है? SC ST के बारे में आगे आप पढ़ेंगे अनुसूची 5। और भाग पूछे कौन सा बात कर रहा है SC ST के बारे में? भाग 10। ये भाग 10 ये कह रहा है कि ऐसे क्षेत्र जहां का बहुसंख्यक, जहां SC ST वर्ग के लोग हैं, तो उनके प्रशासन की जो जिम्मेदारी है वो भी किसके पास रहेगी? उसी वर्ग के अधिकारी या कर्मचारी वगैरह इसमें क्या किए जाएंगे? नियुक्त किए जाएंगे। ये अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बात कर रही है। अब देखो, अगर कोई ऐसा क्षेत्र है जहां ST वर्ग है, ST मतलब जनजाति वर्ग है, तो एक तो ये चीज ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेता है कि जो ST लोग होते हैं, जनजाति लोग होते हैं, किस धर्म से बिलोंग करते हैं? तो अलग अलग होता है अपना। कोई हिंदू धर्म में मानता है विश्वास, कोई मुस्लिम धर्म में मानता है, बहुत से सारे होते हैं कम्युनिस्ट टाइप के होते हैं, वो किसी धर्म में विश्वास नहीं रखते। ठीक, कई सारे क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां जनजाति लोग निवास करते हैं और वहां की कोई अलग लिपि होती है। जैसे आप आर्टिकल 29 और 30 पढ़ेंगे अल्पसंख्यक के बारे में। ठीक, अल्पसंख्यक किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक हो सकता है या धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक हो सकता है। तो अगर कोई ऐसा क्षेत्र है जहां बहुसंख्यक मात्रा में SC ST वर्ग है, तो वहां सरकार इस तरह की प्रावधान करे कि प्रशासन की सहूलियत हो सके, या इस तरह से प्रशासन की व्यवस्था स्थापित करे कि इनसे इन लोगों के लिए कोई दिक्कत ना हो। तो SC ST वर्गों के लिए जो प्रशासन का प्रावधान है वो किसमें है? भाग 10। अब भाग 9 से लेकर भाग 10 तक आप देखो, भाग 5, 6, 7 निकला हुआ है, 8, 9, 9A, 9B और 10। ये यहां तक किसकी बात की? इसने प्रशासन की बात की। फिर आता है अगला भाग 11। अब कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा होगा कि इन्होंने क्या कर दिया, केंद्र के बीच और राज्यों के बीच बंटवारा कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बात क्लियर किसमें हो रही है? भाग 11 में। और भाग 11 क्या कहता है? भाग 11 कहता है केंद्र व राज्य के मध्य
संबंध। अनुच्छेद कहां से? 245 से 263 तक। ठीक। अब कहीं ऐसा ना लगे भारतीय जनता को या जो प्रशासन के लोग हैं उनके लिए कि भाई केंद्र अलग काम कर रहा है, राज्य अलग काम कर रहा है, नहीं। तो भाग 11 जोड़ा गया, उसमें क्लियर की गई ये बात कि ना तो केंद्र राज्य से अलग है और ना ही राज्य केंद्र से अलग है। जब भी इस तरह की आवश्यकता होगी तो केंद्र राज्य को सहायता प्रदान करेगा और राज्य को जब भी कोई आवश्यकता पड़ेगी केंद्र स्तर पर तो वो केंद्र से सहायता प्राप्त कर सकता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण ये कि अगर मान लो केंद्र में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में किसी सरकार है बीजेपी की वर्तमान में, आप किसी राज्य को ले लो जैसे राजस्थान, किसकी सरकार है? कांग्रेस की। अगर मान लो बाई चांस कोई अप्रिय घटना हो जाए राजस्थान के अंदर तो केंद्र सरकार इस तरह से हाथ नहीं खींच सकती कि भाई ये तो आपके प्रशासन का मतलब एरिया है कि आप अपने हिसाब से वहां देखो, नहीं। केंद्र सरकार चाहे तो राज्य सरकार के कार्यों में हस्तक्षेप कर सकती है अगर उसे लग रहा है कि लोक प्रशासन से हटके काम किया जा रहा है तो। ठीक, क्योंकि भारत में सशक्त क्या है? केंद्र। ये आपने पीछे संविधान के स्रोतों में पढ़ा था कि भारत में सशक्त क्या है? केंद्र। केंद्र के पास पावर क्या है? ज्यादा है। तो ये इस सरकार की, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो केंद्र में, उसकी एक जिम्मेदारी बनती है किसके प्रति? राज्यों के प्रति, कि वो राज्यों को क्या करे? संरक्षण करे। राज्यों को जो भी सुविधा मुहैया कराई जा सकती केंद्र स्तर पे कराए, वो भी बिना किसी भेदभाव के। अगर किसी राज्य को जितना पैसा केंद्र सरकार द्वारा आवंटन किया जाता है वो समान रूप से सभी राज्यों को होगा। उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि कौन सा राज्य कौन सी पार्टी के द्वारा शासित है। ठीक, चाहे वो किसी पार्टी के द्वारा शासित हो, केंद्र बराबर या समान रूप से सबको सुविधा मुहैया कराएगी। हो सकता है भौगोलिक स्थिति के आधार पे, प्रशासन के आधार पे या जनसंख्या के आधार पर उसमें भेदभाव हो सकता है। जैसे मान लो राजस्थान है, पाकिस्तान से सीमा बनाता है, तो वहां बजट थोड़ा ज्यादा रखना पड़ेगा, वहां की स्थितियां ज्यादा देखनी पड़ेंगी केंद्र सरकार को। ठीक, बिहार है, थोड़ा पिछड़ा हुआ राज्य है, तो वहां हो सकता है विशेष राज्य का दर्जा दे दिया जाए, उससे ज्यादा सुविधा मुहैया कराई जाए। ठीक, मध्य प्रदेश है, बीच में लगा हुआ है, थोड़े कम पैसे से काम चलाया जा सकता है। ये हो सकता है भौगोलिक और प्रशासनिक आधार पर। लेकिन जो एक पैसा सबको मुहैया कराया जाएगा उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। उसमें ये नहीं रखा जाएगा भी कौन सी पार्टी की सरकार किस राज्य में है। ये कौन सा कह रहा है? भाग 11। उसके बाद अब अगला कौन सा आपका? भाग 12। देखो भाग 12 में किसकी बात कर रहा है? वित्त, संपत्ति, संविदाएं तथा वाद। अनुच्छेद 264 से 300A जो बाद में जोड़ा गया है। भाग 13 क्या कहता है? राज्य क्षेत्र में व्यापार एवं वाणिज्य व समागम। अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक। और अगला है भाग 14, किसके बारे में बात कर रहा है? संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं। अनुच्छेद 308 से लेकर 323। ठीक, अब पहले ये समझ लो। देखो, वित्त, संपत्ति, संविदाएं, बाद का मतलब ये हो गया, इसमें राज्य की संपत्ति कौन सी होंगी, केंद्र की संपत्ति कौन सी होंगी, इसका विभाजन किया गया है अनुच्छेद 12 में। बात नहीं करो, इधर ध्यान दो। वित्त, संपत्ति, संविदाएं एवं वाद, ये बंटवारा कर रहा है किसका? संपत्ति का, केंद्र तथा राज्यों के मध्य। बहुत ज्यादा टफ नहीं है। इसमें ये बताया गया कि कौन सा विषय या कौन सी संपत्ति पे राज्य का अधिकार होगा और कौन सी संपत्ति पर केंद्र का अधिकार होगा। सीधे सीधे समझ लो, अगर कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जैसे पेट्रोलियम पदार्थ निकला है कोई, किसी भी खेत में, कहते हैं गांव में वो तेल का कुआं निकला है उनका, ऐसा कई बार अफवाहें उड़ती हैं कि वहां तेल का कुआं निकला है। उस पर ना तो उस ग्रामीण का जिसकी भौगोलिक एरिया है, ना उसका कोई अधिकार है, न जिला प्रशासन का कोई अधिकार है, ना ही राज्य का कोई अधिकार है। वहां सीधे किसका अधिकार है? केंद्र का। अगर कहीं ऐसा एरिया है जहां पता चल जाए कि नीचे कोई खनिज है
तो वहां सीधे सीधे किसका अधिकार है? केंद्र का अधिकार है, वहां राज्य का कोई अधिकार नहीं है। तो वित्त संपत्ति संविधान बस ये बताता है कि कौन सी सेवाएं राज्य की, कौन सी संपत्ति राज्य की होगी और कौन सी संपत्ति केंद्र की होगी। भारत के राज्य क्षेत्र में व्यापार एवं वाणिज्य की बात कर रहा है अनुच्छेद 13। इसमें यह बात कर रहा है कि भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में जाके व्यापार और वाणिज्य कर सकता है। व्यापार वाणिज्य का मतलब यह है कोई भी व्यापार कर सकता है, कोई आजीविका का साधन चला सकता है। ये नहीं कहा जाएगा कि ये राज्य का निवासी है, ऐसा नहीं किया जाएगा, इस राज्य का निवासी है, इसमें ऐसा नहीं किया जाएगा। कुछ स्थिति में आरक्षण वगैरह प्रदान किया जा सकता है। भाग 14 में किसकी बात कर रहा है? संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं। इसमें प्रशासनिक सेवाओं के बारे में बात कर रहा है। प्रशासनिक सेवाओं का मतलब यह है कि कौन सी जो सेवाएं हैं वो राज्य के अधीन दी जाएगी। जैसे मान लो आपकी भर्ती की बात करें तो यूपी की भर्ती होती है किसके अधीन? राज्य के, उत्तर प्रदेश। सिविल में दो तरह की भर्तियां होती है, स्टेट पीसीएस किसके अधीन आता है? राज्य के। सिविल सेवाएं जो होती हैं वो किसके अंतर्गत आती है? केंद्र के। तो जो हमारी सेवाएं हैं, कौन सी नौकरियां राज्य के अधीन होंगी, कौन सी नौकरियां केंद्र के अधीन होंगी, वो किसमें बात कर रहा है? भाग 14 में संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं। 308 से लेकर 323 ये याद रखने की जरूरत ही नहीं है, ये आपके नोट्स में बस पढ़ लेना इसे आप। किधर लिखा हुआ है? ठीक, बाद का मतलब होता है, देखो वित्त संपत्ति संविधान, ये बाद, इसमें आप एक अनुच्छेद पढ़ेंगे 262 और 263। ठीक, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आर्टिकल है, आपने पढ़ा होगा, अंतर्राज्यीय नदीजल विवाद। ठीक, ये बाद का मतलब उसी विवाद से है कि सरकार, अगर दो राज्यों के मध्य किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न होता है तो ये जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र सरकार की है कि उस विवाद को निपटारा करने के लिए, उस विवाद को खत्म करने के लिए एक ट्रिब्यूनल का गठन करेगा, एक न्यायाधिकरण का गठन करेगा। ठीक, तो उसी को कहते हैं बाद। अगर इस तरह का कोई वाद विवाद है राज्यों के मध्य तो सुलझाने का काम किसका है? केंद्र सरकार का। ये नहीं कि भाई अपने स्तर से देख लेना, तो उत्तर प्रदेश थोड़ा दबंग पड़ जाएगा फिर ना, छोटे मोटे राज्यों को तो सुलटा देगा ऐसे। अगला कौन सा है भाग? कहां तक बता दिया था? 14 होगा भाग 14A। 14A में क्या है? अधिकरण। ठीक, अनुच्छेद 323 अच्छा ए भी है इसमें, 323 उसमें आ गया था। 323A 323B, देखो किसकी बात कर रहा है? ठीक है, किसकी बात कर रहा है? अधिकरण की। अधिकरण का मतलब क्या हुआ? जो अभी बताया था, न्यायाधिकरण। अगर कहीं विवाद है तो उसके लिए एक न्यायाधिकरण का गठन किया जाएगा, जिसे अधिकरण कह देते हैं। उसमें क्या होगा? उसमें जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे वो शामिल होंगे किसी भी विवाद को निपटारा करने के लिए। उसी को क्या कह देते हैं? अधिकरण कह देते हैं। अगला कौन सा है भाग? ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। भाग 15 में क्या है? निर्वाचन। अनुच्छेद 324 से लेकर 329A, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये किसकी बात कर रहा है? निर्वाचन की। अब देखो इसमें 4-5 भाग एक साथ में याद कर लोगे, वो लिख लो पहले से। एक तो भाग 15, भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में, ये कहां से कहां तक हो जाएगा आपका? फिर 17वां लिख लो, राजभाषा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, 343 से 300। और भाग 18 आपात, 352 से 360। तुम लोग बातें क्या कर रहे हो आपस में?
भाग 19। 19 में क्या है? प्रकीर्ण। 361 से लेकर 67 तक। और भाग 20 संविधान संशोधन 368। देखो 15 से देखो 15 में किसकी बात कर रहा है? निर्वाचन की। मतलब भारत के अंदर जो भी शासन व्यवस्था में जो भी लोग चुने जाएंगे, नेता वगैरह जो भी होगा, उनके निर्वाचन के बारे में बात कर रहा है। आपके प्रशासन चाहे वो केंद्रीय स्तर पर हो या राज्य स्तर पर हो, उसके लिए निर्वाचन के लिए क्या बनाया जाएगा? आयोग बनाया जाएगा। क्या निर्वाचन आयोग की बात कर रहा है किसमें? भाग 15 में। भाग 15 कहां से कहां तक है? 324 से 329। अब एक कहानी समझो। कहानी क्या? निर्वाचन में क्या होता है? सब व्यक्ति को समान अधिकार होता है, क्योंकि भारत का संविधान की प्रस्तावना किस तरह का? लोकतंत्र की तरह की बात कर रहा है। और लोकतंत्र में क्या होता है? सबको समान राजनीतिक अधिकार होते हैं। पहले क्या होता था? राजा महाराजा के समय में, जैसे मान लो घर में बड़ा लड़का है तो भाई क्या बनेगा? शासक बनेगा। ये तो आपने पढ़ा होगा इतिहास में बहुत बार, ठीक पढ़ा है। इसके लिए बहुत सारे युद्ध भी हुए, ठीक। लेकिन लोकतंत्र किसकी बात कर रहा है? कि घर में कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, राज्य में कोई भी व्यक्ति हो, केंद्र में कोई भी व्यक्ति हो, सब व्यक्तियों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं। सब व्यक्ति चुनाव लड़ सकते हैं, सब अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता प्रदान, मतलब राजनीतिक स्वतंत्रता ले सकते हैं। किसी को किसी प्रकार से रोक टोक तो है नहीं। एक घर है, घर में 2 भाई है। बड़ा भाई किसी कारण से यही पढ़ रहा है, मतलब यही पढ़ा लिखा, हिंदी मीडियम के स्कूल से पढ़ा है, विदेश नहीं जा सका या बहुत सारे बड़े स्कूल में नहीं पढ़ा। छोटा भाई है, बड़ा भाई हमेशा चाहता है कि मुझसे छोटा वाला और आगे निकल जाए, जो मैं नहीं कर पाया वो मेरा भाई कर ले, ऐसा सब सोचते हैं। उस समय घर में कोई संघर्ष रहा, नहीं कर पाया, वो ये चाहता है कि मेरा भाई वो काम कर ले जो मैं नहीं कर पाया था। DPS में एडमिशन करा दिया, इसी में पड़ोस वाले। पढ़ गया लल्ला, 12वीं पास कर ली उसने, 12th CBSE बोर्ड से 99.9999% मतलब 100 नहीं आ पाया। रो रहा है बहुत ज्यादा, तो माय गॉड मैं तो बर्बाद हो गया, कहीं का नहीं रहा। 0.00001% नंबर मेरे कम हो गए। एक यूपी बोर्ड वाले होते हैं, कितने आगे बोल, ये बता पास कितने पर होते हैं। मतलब बहुत सारे बच्चे इस तरह की बातें करते हैं कि पता करना पास कितने पर होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि तो BA बोले कितने नंबर आने चाहिए? उसने कहा इतने नंबर, इतनी प्रैक्टिकल मिला के इतने में पास हो जाएगा। बोले इतने तो आ जाएंगे, टेंशन ना ले, पार्टी होगी, ठीक। तो एक वो लड़का जो CBSE बोर्ड से पढ़ा हुआ है, उसका भाई है जो यूपी बोर्ड से पढ़ा हुआ था, किसी कारण की वजह से बहुत ज्यादा नहीं पढ़ पाया। उसने अपने भाई को पढ़ाया। जब उसने 12th कर लिया तो उसने कहा लाओ किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में करा दें, ऑक्सफोर्ड वगैरह में। विदेश में उसका नंबर आ गया, चला गया पढ़ने, MCA वगैरह करने कुछ। अब वो विदेश में जब चला गया, वहां जाके बहुत ज्यादा पढ़ लिख गया। जब भारत में वापस आया, उसे पता है लोग जो ज्यादा पढ़ा लिखा हो जाएगा संविधान की बात करेगा ना, उसे पता था। घर में आके क्या हुआ? घर में सबको आदेश दे रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। पापा बड़े परेशान है, बोले फंस गए थे पढ़ा के, इससे बड़ी इसे ना पढ़ाते। गांव में किसी से राम राम नहीं कर रहा है, गांव में तुम जानते हो राम राम नहीं करोगे तो कितना अपराध माना जाता है। तो कितने भी पढ़ जाओ, गांव में जाकर राम राम जरूर करना है बुजुर्ग लोगों से। अपनी भाई संस्कार है, ये जरूरी थोड़ी है, करनी पड़ती है, मजबूरी थोड़ी है, करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। ऐसा क्यों करो, करनी पड़ती है। ये सही बात है, शिकायत होनी भी चाहिए। मतलब तुम अपने संस्कारों को थोड़ी भूल जाओगे पढ़े लिखे होने के बाद। अब तुम बहुत अच्छी पढ़ाई करके और इस तरह का बिहेव अगर गांव में करो तो गांव वाले भी खुश होते हैं, फिर कह रहे हैं यार लड़का पढ़ा लिखा भी है, समझदार भी है, ऐसा ही बनाएंगे। हाँ ऐसा ही बनाएंगे। अब तुम पढ़े लिख गए, गांव वालों से बात ही नहीं कर रहे हो तो क्या कहेंगे गांव वाले? तो पढ़े तो हैं, गुने नहीं है, ऐसे कहते गांव में कि पढ़ तो बहुत गए, गुने नहीं हो। हाँ, तो ये जो लड़का जो विदेश में पढ़ के आया था, घर पे आके बहुत ज्यादा आदेश दे रहा है, तो घर पापा दुखी हैं, भैया दुखी है, मम्मी थोड़ा ज्यादा लॉयल होती है बच्चों के प्रति, छोटा वाला तो और ज्यादा लॉयल है, सोचती नहीं ये तो बहुत गोलू मोलू है, इसको कोई दुख नहीं होना चाहिए जीवन में। 2 सिस्टर हैं घर में, वो भी इसी की तरफ ज्यादा, क्योंकि विदेश से आईफोन वगैरह ले आता ना गिफ्ट में। लड़कियां वैसे ही थोड़ी लालची टाइप की होती। तो अब घर में क्या हो रहा है? घर में इस बात का निर्णय हो रहा है कि घर में किसकी चलेगी। एक प्रकार से आप निर्वाचन कह सकते हो उसे। दादा दादी को भी थोड़ा ज्यादा लगा हुआ इससे, घर में दादा दादी भी है, तो ज्यादातर लोग पापा और भैया को छोड़ के घर के ज्यादा सदस्य किसके पक्ष में है? छोटे वाले के। तो निर्णय ये हुआ, ये ज्यादा पढ़ा लिखा है, घर में जो नियम कानून कायदे होंगे वो इसके अनुसार होंगे, कोई बात नहीं।
अब ये पढ़ा लिखा है, तो निर्वाचन में चुना किसे गए? छोटे वाले को। इसने क्या किया, ये बड़े लोगों के सामने जा रहा है, दादा दादी के सामने, डू यू नो दादी, दादी समझ नहीं पा रही क्या कह रहा है, दादी गाली दे रही है, और ये एकदम से जाके कह रहा है डू यू नो दादी, दादा के सामने ऐसे कह रहा है, दादा दादी कह रहे फंस गए, बड़ा वाला सही था। ठीक, और ये जब भी निकलता है कि आई डोंट नो वगैरह वगैरह कह के, इंग्लिश जितनी हमें नहीं आती उतनी उसे आती, हमें तो वैसे ही कुछ नहीं आती, टोटल इंग्लिश में बात कर रहा है। घर वाले बहुत दुखी हैं, इंग्लिश में बता के चला जाता है घर से बाहर, घर वाले समझ नहीं पा रहे जा कहाँ रहा है। तो पापा ने और सबने बैठ के एक दिन निर्णय किया कि आप देखो, दादा दादी के सामने जब भी बात करोगे या हमारे सामने जब भी बात करोगे, तो इनके लिए ये विशेष वर्ग है। एक तो तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे पापा, मतलब हम, इसके पापा ने बोला दादा दादी, ये आपके लिए विशेष वर्ग है, इनके लिए आपको विशेष उपबंध करने पड़ेंगे। इनके सामने जब भी आओगे तो आपको हिंदी भाषा में ही बात करनी पड़ेगी। भाई बहन थोड़ा समझदार हैं क्योंकि वो चैटिंग वैटिंग करते रहते हैं, तो उन्हें पता है, लेकिन दादा दादी मम्मी पापा को ये सारी चीजें नहीं पता है। कहाँ जा रहे हो? बोले डिनर पे जा रहे हैं कि वहां नाइट आउट कर रहे हैं। तो घर वाले समझ नहीं पा रहे नाइट आउट क्या है, लड़का नाइट आउट पे गया। तो भाई बहन तो समझते हैं कि दो थोड़ा बहुत है, तो उन्होंने कह दी कि ये बताना पड़ेगा आपको, नाइट आउट का मतलब रात्रि भ्रमण। आप सीधे घर पे बता देते कि रात्रि भ्रमण पे जा रहे हैं। अब तुमने ऐसे बोले रात्रि भ्रमण पे जा रहे हैं, तो घर वाले कर सकते हैं फिर। नाइट आउट बोल दिए तो घर वालों लग रहा है कुछ है, काम है। ऐसा ही तो लगेगा। जब लड़का नाइट आउट बोल के गया है तो घर वालों लग रहा है होगा कुछ काम, इसके कॉलेज वालों से कोई काम है, रात में कोई प्रोग्राम होगा। कुछ नहीं, कॉलेज में जैसे प्रोग्राम वगैरह होते हैं, मतलब रात में कोई प्रोग्राम वगैरह होगा, कोई संगोष्ठी वगैरह रखी गई होगी। अब लड़का ये कह के जाकर रात्रि भ्रमण जा रहा हूँ, तो कॉलर वगैरह खींचेंगे पापा कि इधर आते रात्रि भ्रमण कराऊं। तो उस लड़के से कहा गया कि कुछ जो वर्ग है घर में, इसमें आपको हिंदी में बात करनी है, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। निर्वाचन में छोटा वाला चुना गया था, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध दे दिए गए। अगली बात आई, अब आप ये देखो, फॉरेनर जो हिंदी बोलते हैं वो हमारी तरह से बोलते नहीं है, और हम जो इंग्लिश बोलते हैं वो उनकी तरह नहीं बोलते। वो एक क्षेत्रीय प्रभाव रहता है ना, हरियाणा वाले इंग्लिश स्कूल को भी स्कूल कहते हैं स्कूल, जबकि स्कूल किसका शब्द है? इंग्लिश का, लेकिन अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं उसे, स्कूल को स्कूल बोलते हैं हरियाणवी में। तो ऐसा हर जगह होता है, भाषा का क्षेत्रीय प्रभाव होता है। आप कितनी अच्छी इंग्लिश बोलो उतनी बराबर नहीं बोल पाओगे, वो कितनी अच्छी हिंदी बोले हमारे बराबर नहीं बोल पाएंगे। नहीं बोल, उच्चारण उतना अच्छा नहीं हो सकता, जैसे हमारा उच्चारण इंग्लिश का इतना अच्छा नहीं हो सकता। अब जो लड़का है बहुत चालाक है, चालू पुर्जा जैसे कह देती, चालू पुर्जा वाला लड़का है। बोले कोई बात नहीं, तुम मुझे रोक लोगे, मैं हिंदी तो बोलूंगा लेकिन फॉर्मल बोलूंगा। डैडी कहाँ जा रही हो, इस तरह से। घर वाले फिर दुखी है, ऐसे बोलते ना फॉर्मल वाले। तो घर वालों ने फिर से नियम लगा दिया कि देख अब तू पिटेगा। बाहर सत्र में किसकी बात कर रहे हैं? राजभाषा की बात कर रहे हैं। राजभाषा का मतलब ये कि अगर तू बात करेगा तो राजभाषा क्या कहती है हमारी, कि भारत की राजभाषा वो हिंदी है, और प्रॉपर उसमें लिखा हुआ है कि कौन सी लिपि होनी चाहिए, देवनागरी लिपि होनी चाहिए। ठीक, तो उस पर एक प्रतिबंध और लगा दिया कि जब भी तू इन लोगों से बात करेगा तो हिंदी में बात करेगा, और हिंदी में भी कौन सी वाली लिपि होनी चाहिए? देवनागरी, शुद्ध हिंदी में बात करो भाई। प्रतिबंध लगा दिया। अब फंस गया लड़का, फंस गया। अब क्या हुआ, अचानक से पड़ोसी सो की झगड़ा। बड़ा भाई तो मुंह फुला बैठा है ना, छोटे वाले को मालिक बना दिया, मैं क्यों बोलूं, ये जाने। बोले वो नाली का झगड़ा, बोले यही सुलटाएगा, मैं क्यों जाऊं। तो पापा ने सबको बिठा के एक बार समझाया दोनों को कि देखो, प्रशासन और शासन अपनी जगह है, जब भी कोई आपात स्थिति बनती है घर में तो आपको क्या करना है, साथ मिलकर काम करना है। तो भाग 18 किसकी बात कर रहा है? आपात बंद के बारे में बात कर रहा है। ठीक, फिर ये लड़का थोड़ा सा बहुत ज्यादा इस तरह से मिसबिहेव कर रहा है घर वालों के सामने। तो इसमें कहा गया है फिरकीन में कि आप किसी के सामने भी कुछ करो, लेकिन दो व्यक्तियों को छोड़ के। कौन है? दादा दादी। दादा दादी का मतलब एक तो राष्ट्रपति और एक राज्यपाल। राष्ट्रपति और राज्यपाल को जो संरक्षण दिया गया है कि उनको पद के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, वो किसमें बात कर रहा है? भाग 19 में। भाग 19 में क्या दिया गया है? फिरकी। ठीक, फिर आया भाग 20 संशोधन। अब जब संविधान भारत का बना था, या घर में जो दरवाजा होगा, घर में जो खिड़की होगी, तो
पापा ने दादा ने कभी अपने समय में बनाया वो अपने हिसाब से, वो लेकर झरोका रख देते तो धूप आएगी। लड़का धूप कहां देख रहा है, लड़का तो एसी में रह रहा है ना, धूप से कोई लेना देना नहीं है, हवा से कोई मतलब नहीं है उसे। ठीक, तो लड़का क्या कर रहा है, ये सब बंद करवाओ। दादी कह रही घुट के मर जाऊंगी एसी में। तो बता रहा कि नहीं दादी इसमें एसी लगवाएंगे। दादी ने ये नया कॉन्सेप्ट कौन सा, हम तो पाकड़ के नीचे बैठते थे पहले, तो कौन सा नया कॉन्सेप्ट लिया है। तो संविधान में संशोधन का भी क्या रखा गया प्रावधान कि आने वाली पीढ़ियां, अब जैसे आपसे पूछा जाए इंटरनेट की स्वतंत्रता, क्या 1950 में इंटरनेट जैसी सुविधा थी? नहीं। लेकिन वर्तमान में भारतीय संविधान में इस तरह के प्रावधान है कि प्रत्येक व्यक्ति को इंटरनेट चलाने की क्या है, मौलिक अधिकार में आता है उसका, कि एक निश्चित समय से ज्यादा उसके इंटरनेट की जो सेवा है वो बाधित नहीं की जा सकती किसी क्षेत्र में। तो संविधान में एक लचीलापन रखा गया है कि संविधान में संशोधन किया जा सके, और वो संशोधन कौन करेगा? भाग 20 करेगा कौन? संसद। भारत की संसद को यह अधिकार है कि संविधान में क्या करे? संशोधन। अनुच्छेद 368 और संसद में कौन आ जाएगा? घर के सारे सदस्य आ जाएंगे। अब वो लड़का अपनी मर्जी से संशोधन नहीं कर सकता, राष्ट्रपति कभी भी अपनी मर्जी से संशोधन नहीं कर सकता, प्रधानमंत्री नहीं कर सकता, उसमें संसद की क्या होनी चाहिए? सहमति होनी चाहिए। और संशोधन भी कितने तरह से होते हैं? 3 तरह से। तो कुछ संशोधन ऐसे होते हैं जहां केंद्र के साथ साथ राज्य की भी क्या होनी चाहिए? अनुमति। बिना राज्य की अनुमति से भी संशोधन नहीं हो सकते। ठीक, तो भाग 20 में क्या है? संशोधन। फिर अगला आता है भाग 21। नहीं समझ में आ रहा सोनू? पढ़ के आए थे घर पे, ये बताओ, आए थे पढ़ के? डाउट वगैरह है? इस नोट से जितना बता रहे उतना ही पढ़ो, कि किताब में जाओगे तो फिर खो जाओगे। भाग 21 में क्या है? या विशेष उपबंध। हाँ, अनुच्छेद कहां से कहां तक? 369 से लेकर 392। और अगला है भाग 22, संविधान का संक्षिप्त नाम तथा निरसन। 393 से लेकर 395। देखो, अनुच्छेद जो भाग 21 है, ये किसके बारे में बात कर रहा है? अस्थायी एवं संक्रमणकालीन उपबंध। सरकार क्या कर सकती है कि अस्थायी रूप से ऐसी विधि बना सकती है जो आपके मौलिक अधिकारों वगैरह को सीमित कर सके। ये किसके आधार पे होगा? या तो सदाचार के आधार पे, लोक व्यवस्था के आधार पे, या स्वास्थ्य के आधार पे। सदाचार का मतलब, अगर किसी क्षेत्र में भाईचारे की व्यवस्था खराब हो रही है, कि लग रहा है कि यहाँ दंगा हो जाएगा, तो सरकार अस्थायी रूप से कुछ नियम बना सकती है। जैसे धारा 144 से लागू कर दी सरकार ने, लेकिन वो ये नहीं कि पूरी जीवन लागू कर सकती है, फिर आपका मौलिक अधिकार एक उल्लंघन हो जाएगा। और मौलिक अधिकार में आपको स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 19 में भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता है। अगर अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता है तो सरकार निश्चित समय के लिए ही कर सकती है आपको प्रतिबंधित, ये नहीं कि हमेशा के लिए आप घर से नहीं निकलोगे। तो अस्थायी किसके आधार पे हो गया? सदाचार के आधार पे, कि सरकार को लग रहा है कि भाई माहौल खराब हो जाएगा, तो हो सकता है सरकार केवल तुमको ही नजरबंद कर दे घर में, कि तुम घर से बाहर नहीं निकलोगे, ऐसा भी बना सकती है। दूसरा, लोक व्यवस्था के आधार पे। लोक व्यवस्था का मतलब ये कि आप कई बार देखते हो किसी नेता की रैली होनी है, और अगर वहां के स्थानीय प्रशासन को ये लग रहा है कि व्यवस्था खराब हो जाएगी, हमला हो जाएगा कोई इस रैली पर, वो तुरंत उसे कैंसिल कर देगा, परमिशन नहीं देगा। डीएम चाहे तो किसी भी जिला, कितना भी बड़ा नेता हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, उसकी भी रैली नहीं होने देगा। वो हाथ में किसके होता है? डीएम। वो समय नहीं होने देगा, बाद में क्या होगा वो देखा जाएगा। इतनी पावर होती है डीएम के पास कि वो प्रधानमंत्री की रैली तक नहीं होने दे अपने क्षेत्र में, आने तक नहीं देगा किसी अपने क्षेत्र में। ठीक, किसके आधार पे? लोक व्यवस्था के आधार पे। वो क्या कह देगा? भाई लोक व्यवस्था खराब हो जाएगी, दंगा हो जाएगा, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अगर आप इसके बावजूद करना चाहते तो आपकी जिम्मेदारी होगी। ठीक, नहीं डराएंगे, फिर भी वो नहीं करने देगा ना। फिर वो कहेगा आप कमिश्नर से लिखवा के दिलवा दो ये बात कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, तो मैं करने दूंगा, मुझे कोई मतलब नहीं है। अब ऐसा होता नहीं है। ऐसा नहीं होता कि डीएम जिम्मेदारी ना ले उसके बावजूद अगर ऐसा हो, और अगर हो रहा है तो कानून रूप से उल्लंघन माना जाता है, तो फिर केस दर्ज हो जाता है। ठीक, तो लोक व्यवस्था के आधार पर। दूसरा, स्वास्थ्य के आधार पर। जैसे कोविड आया था, तो कोविड में सरकार ने अस्थायी नियम बना दिए थे कि आप 8 बजे के बाद घर से नहीं निकलेंगे। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा कि हमेशा ये नियम लागू रहेंगे। वो सरकार क्या कह रही है? निश्चित समय तक। ये कैसे है? अस्थायी और संक्रमणकालीन नियम है। आता है भाग 22,
अब जो पूरा संविधान बनकर तैयार हुआ, इस संविधान का नाम क्या रखा जाए? बता लो पहले तुम। बैठ जाए इधर, हम पढ़ गए थे क्या? बस इतनी सी कहानी। अरे तो कुछ ना कहानी। ठीक, इधर ध्यान दो। जो संविधान बनकर तैयार हुआ है, भाग 22 में क्या गया है कि संविधान का नाम क्या होगा। तो पहले तो ये डिसाइड करना है ना कि संविधान का नाम क्या रखा। जैसे आप बुक वगैरह लिखते हैं तो आप बुक का नाम क्या रखोगे? जैसे हमारी किताब आई हिंदी साहित्य प्लस व्याकरण, ऐसा कुछ है उसका नाम, हमें खुद ही नहीं रखा। सामान्य हिंदी ऐसा कुछ है, कुछ भी होगा, वो यहाँ रखी नहीं है। सामान्य हिंदी साहित्य एवं व्याकरण ऐसा कुछ है उसका नाम। तो वो एक सोचना पड़ता है कि हम इसका नाम क्या रखें। हाँ इधर देखा वाला प्रचार करते हैं। इसका नाम क्या है? सामान्य हिंदी व्याकरण एवं साहित्य। अब इसमें ये लिखवाया गया पूर्ण हस्तलिखित। क्यों? लो ऊपर कर दिया। इसमें लिखा हुआ है पूर्ण हस्तलिखित। पूर्णता हस्तलिखित, इसका मतलब ये हुआ ये हाथ से लिखा हुआ है ना। सामान्य हिंदी, इसका और कुछ नाम रख सकते थे। जैसे आप देखो हिंदी की कई बार किताबों के नाम चेंज होते हैं, लोग अपनी सुविधा के अनुसार, तो कोई भी किताब होती है अपनी सुविधा के अनुसार कुछ भी नाम रख सकते हो किताब का। हाँ इस तरह की आती थी, मंजरी, भाषा व्याकरण, महान व्यक्ति, इस तरह से किताबें आती थी। तो जो ये संविधान जो बन के तैयार होता है इस प्रकार की क्या है, बुक ही तो है, किताब है। तो ये इसमें ये कहा गया कि इसका नाम क्या होगा। तो संविधान का संक्षिप्त नाम क्या है? भारत का संविधान। इसका संक्षिप्त नाम क्या है? भारत का संविधान। फिर इसमें किसकी बात कर रहा है? निरसन की। निरसन का मतलब इसमें से निकाला क्या जाएगा। तो अब तक जो प्रशासन हो रहा था वो किसके तहत हो रहा था? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। और भारत शासन अधिनियम 1935 से जो शासन हो रहा था वो सारे प्रावधान समाप्त किए गए किसके तहत? भाग 22 के तहत। तो ये क्या हो गए? आपके संविधान के भाग हो गए। बिल्कुल आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण है जो आप साथ साथ पढ़ेंगे तो बताते जाएंगे। इनके आपको नियम याद होने चाहिए, नाम, और इनके आर्टिकल आपको याद होने चाहिए। हाँ हिंदी में प्राधिकृत पाठ भी इसमें जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि जो संविधान मूल रूप से तैयार हुआ था इंग्लिश में था, तो इसका हिंदी में अनुवाद कराया जाएगा। ठीक, इसमें ये भी ऐड है इसमें संविधान के संक्षिप्त नाम में कि इसका हिंदी में प्राधिकृत पाठ। निरसन का भी बताया था कि जो 1935 का अधिनियम था उसे हटाया गया है। जब भी कोई चीज हटाई जाती है उसे कहते हैं निरसन। निरसन का मतलब होता है समाप्त करना। ठीक, यहीं तक रखो। आज कल से आप भाग 1 से इसे कंटिन्यू पढ़ेंगे। ठीक।